Hello everyone. In today's video we will discuss about class 8th science chapter 1 crop production and management. तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्रॉप्स क्या होती हैं। क्रॉप्स मतलब कि फसलें क्या होती हैं, ठीक है, और फसलों को उगाने के लिए हमें क्या क्या तैयारियों की ज़रूरत होती है। तो ये सब हम लोग सिर्फ एकमात्र वीडियो में आज की कंप्लीट कर लेंगे। ये वीडियो आप लोग शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, ताकि ये चैप्टर हमारा एक ही बार में पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाए। और मैंने इस वीडियो में जो भी आपके लिए ज़रूरी नोट्स हैं वो सब कंप्लीट कर रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पे जो की वर्ड्स दे रखे हैं उनको ध्यान रखिएगा। अगर वो की आप ध्यान रखिएगा तो इसके आसानी से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और इसको याद भी रख सकते हैं। ओके, तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि क्रॉप्स होते क्या हैं। क्रॉप्स का मतलब होता है फसल, बट एक डेफिनेशन कहने के लिए कही जाए तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फसल का मतलब होता है कि जब सेम टाइप के, ठीक है, कैसे सेम टाइप के प्लांट्स ग्रोन किए जाएं लार्ज स्केल पे, तो उसको हम लोग बोल देंगे क्रॉप्स। ओके, तो हो गया सेम काइंड के प्लांट ग्रोन किए जाएं लार्ज स्केल पे। अब कैसे क्रॉप्स हो सकते हैं, जैसे कि हमने मान लिया आलू है हमारा, तो हमारा एक ही आलू है, ठीक है, एक ही काइंड का आलू है ना, एक ही प्रकार की प्लांट है, तो आलू का पौधा एक ही है और उसको हमने लार्ज अमाउंट में उगा दिया किसी खेत में। ये देखिए पिक देखिए, तो इसको हम क्या बोल देंगे, क्रॉप्स बोल देंगे, फसल बोल देंगे, क्योंकि ये लार्ज स्केल में है। तो ऐसे ही हमारा किसी भी चीज़ की क्रॉप्स हो सकती है। मान लिया जाए हमने क्या नाम है, पालक की खेती करी है, ठीक है, तो पालक को हमने उगाया है और लार्ज स्केल पे उगा लिया है किसी खेत पे, ठीक है, तो वो हमारी किसकी खेती हो जाएगी, पालक की खेती हो जाएगी। ऐसे हमने धान को उगा लिया है, एक ही टाइप का प्लांट है ना धान, तो सेम काइंड का हमारा धान है, उसको हमने लार्ज स्केल पे उगा लिया, तो वो भी हमारा किसकी हो जाएगी, धान की खेती हो जाएगी। तो यहाँ पे ध्यान देने वाले कीवर्ड्स हैं सेम काइंड ऑफ प्लांट एंड लार्ज स्केल। इसके एग्जाम्पल जैसे हो सकते हैं सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, कुछ भी जो भी हम ग्रो करते हैं वो हमारी क्रॉप्स हो जाएगी। अब जो क्रॉप्स होते हैं इनको सीजन के बेसिस पे, ठीक है, कि कौन सी क्रॉप किस सीजन में उगाई जा रही है उसके बेसिस पे हम टू कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे खरीफ की क्रॉप्स और रबी की क्रॉप्स, ठीक है, टू क्रॉप्स में हम डिवाइड कर दिया। सबसे पहले हम खरीफ की क्रॉप्स देखते हैं। तो जो खरीफ की क्रॉप्स होती हैं, ठीक है, यानी खरीफ की जो फसल होती है वो कब उगाई जाती है, वो हमारी उगाई जाती है रेनी सीजन में, ठीक है, यानी जब बारिश का सीजन होता है तब उगाई जाती है। और बारिश का सीजन कब स्टार्ट होता है, इतना तो हम लोगों को पता है कि जून मिड से स्टार्ट हो जाता है और लगभग ये सितंबर तक चलता है। तो इसका मंथ, खरीफ की क्रॉप उगाने का मंथ हो जाएगा हमारा जून से लेके सितंबर तक। खरीफ की फसल की एग्जाम्पल हमारी वही सब फसल हो जाएंगी जो हमारी बारिश के सीजन में आती हैं, जैसे कि पैडी, मेज, ग्राउंडनट, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। और ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं, तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, तो इनको ध्यान दीजिएगा। दूसरी हमारी क्रॉप आती है रबी क्रॉप। अगर आपको खरीफ की क्रॉप और रबी की क्रॉप में कन्फ्यूजन होता है तो मैं एक ट्रिक बता देती हूँ, आप ऐसे याद कर सकते हैं कि रबी को, ठीक है, रबी को ऐसे कैलकुलेट कर लीजिए आप लोग। रबी को जाड़े का सीजन बहुत पसंद है, ठीक है, तो रबी की क्रॉप कब उगेगी, जाड़े में उगेगी। और जाड़े का सीजन कब आता है, अक्टूबर से स्टार्ट हो जाता है और लगभग मिड मार्च तक चलता है, ठीक है। तो रबी की क्रॉप को कब उगाया जाएगा, विंटर सीजन में उगाया जाएगा। और इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, वही सब फसल जो हमारे जाड़े में आते हैं, ठीक है, जिनकी जुताई जो होती है वो कब होती है, जाड़े में होती है। जैसे कि हमारे एग्जाम्पल हो गए वीट, ग्रेन, मस्टर्ड। और क्या आते हैं जाड़ों में, जैसे कि हमारा क्या हो जाएगा, पी भी हो जाएगा, ठीक है, मटर भी तो हमारे जाड़ों में आता है ना, तो ये भी हमारा रबी क्रॉप हो जाएगा। तो टू टाइप्स की क्रॉप्स हो गई। ओके, अब हमारा नेक्स्ट आता है कि जब एक क्रॉप्स उगा रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि हमने सोच लिया और क्रॉप्स जो हैं उग गई, फसलें उग गई। तो उनको उसके लिए कुछ तैयारी करनी पड़ती है, ठीक है, हमें मिट्टी चाहिए होगा, हमें बीज चाहिए होगा जिसकी भी खेती करनी है, ठीक है, हमें उसको उगाने के लिए पानी चाहिए होगा, खाद चाहिए होगी, उसकी हमें हार्वेस्टिंग करनी होगी। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं जो कल्टीवेशन के लिए, क्रॉप की किसके लिए, कल्टीवेशन के लिए ज़रूरी होती हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो यहाँ पे कीवर्ड क्या है, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। ओके, ये याद रखना है कि क्रॉप्स की कल्टीवेशन के लिए इट इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम्स, इट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, जैसे हम सबसे पहले प्रिपरेशन करेंगे सॉइल के लिए, ठीक है, एक जगह ढूंढेंगे, वहाँ पे प्रिपरेशन करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सोइंग यानी कि बोएंगे जो भी हमें बीज चाहिए होगा,
ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसमें खाद डालेंगे, उसके बाद उसमें पानी का छिड़काव करेंगे, उसके बाद उसमें अगर कोई अनवांटेड प्लांट आ जाते हैं यानी कि वीड्स आ जाते हैं तो उनसे फसल की उनकी प्रोटेक्शन करेंगे। उसके बाद जब फसल उग जाएगी उसकी हार्वेस्टिंग करेंगे और उसके बाद हम उसको अच्छी तरह से किसी सेफ जगह पे स्टोर कर लेंगे। तो टोटल जो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के 7 स्टेप हैं, ठीक है। यानी कि अगर सिंपल वे में बोला जाए तो क्रॉप उगाने के 7 वेज हैं, ठीक है, 7 स्टेप्स हैं, वेज नहीं बोलेंगे, स्टेप्स बोलेंगे। ओके, तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या है, सबसे पहला हमारा स्टेप है कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। तो सॉइल का हम प्रिपरेशन कैसे करेंगे, तो सॉइल ऐसा तो है नहीं कि कोई भी सॉइल उठाया और हम लोगों ने स्टार्ट कर दी खेती, ठीक है। तो सॉइल पहले अच्छी होनी चाहिए और उसके बाद क्या होनी चाहिए, सॉइल को हमें ढीली ढाली होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या प्रोसेस यूज करेंगे, उसके लिए हम प्रोसेस यूज करेंगे टिलिंग एंड प्लोइंग, ठीक है। अभी टिलिंग और प्लोइंग क्या होती है, ये टिलिंग और प्लोइंग ऐसी प्रोसेस है जिसकी सहायता से हम किसी भी सॉइल को क्या कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं और उसको टर्न कर सकते हैं, ठीक है। यानी सॉइल अगर ढीली ढाली होगी तो उसमें फसल जो होगी बहुत अच्छे से उगेगी। तो यही जो प्रोसेस होती है लूजनिंग एंड टर्निंग की, कीवर्ड क्या है, लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग, ठीक है। अगर सॉइल जो होगी लूज हो जाएगी या टर्न हो जाएगी तो उससे क्या होगा, उससे जो हमारी रूट्स होंगी, ठीक है, जो प्लांट हमारे फसल में जो क्रॉप है हमारे किसी फील्ड में उग रहा है तो उसकी अगर सॉइल अगर ढीली ढाली होगी तो फसल की जो जड़ होगी वो भी क्या कर पाएगी, डीपली अंदर तक जा पाएगी, ठीक है। तो ये इसकी वजह से क्या होगा कि जो रूट होगा वो डीपली पेनिट्रेट कर पाएगा किसमें, सॉइल के अंदर, ठीक है। इसकी वजह से और क्या होगा, अगर लूज और टर्निंग और सॉइल हो जाएगी तो इसकी वजह से जो रूट होगा वो भी ब्रीथ अच्छी तरीके से कर पाएगा, ठीक है। और क्या होगा, इट हेल्प्स द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, जो अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स जो होते हैं जो किसान के फ्रेंड भी कहलाते हैं वो भी ज़्यादा नंबर में उगेंगे, ठीक है। तो वो भी ज़्यादा नंबर में अगर उगेंगे तो फसल हमारी और ज़्यादा अच्छी मात्रा में उगेगी, ठीक है। और क्या होगा इसकी वजह से जो है जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। हमें पता है कि जो प्लांट होता है, प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो सिर्फ सॉइल की ऊपर टॉप लेयर ही तक पहुंच पाती हैं, ठीक है। बट जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हो सकता है कि मिट्टी में बहुत नीचे तक दबे हों। तो ये जो अगर लूजनिंग और टर्निंग करेंगे सॉइल की, उसको अच्छी तरह से मिलाएंगे जुताएंगे तो क्या होगा, जो नीचे वाली लेयर होगी वो ऊपर तक पहुँच जाएगी, ठीक है। तो इसकी टर्निंग द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल ऑन द टॉप सो दैट प्लांट कैन टेक इट। तो लूजनिंग और टर्निंग की वजह से ये भी हो सकता है कि जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल है वो टॉप पे पहुंच जाए, ओके। तो ये सब इसके हम बोल सकते हैं कि इसकी हमारे क्या है एडवांटेज हैं कि लूजनिंग और टर्निंग करने से क्या क्या होगा, ठीक है। तो अब जब ये टिलिंग और प्लोइंग कर रहे होंगे तो हो सकता है कि वहाँ पे सबसे पहले बहुत सारे हमारे क्या नाम है मिट्टी के गट्ठा टाइप के देखने को मिल रहे हों। तो उनको हम क्या बोलते हैं, क्रम्स बोलते हैं, ठीक है। बिग पीसेस ऑफ सॉइल इज कॉल्ड क्रम्स, ठीक है। उनको हमें क्या करना होता है, उनको मिट्टी को हमें तोड़ना होता है और उनको जो है इक्वली करना होता है, यानी भुरभुरी मिट्टी हमें चाहिए होती है। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं लेवलर, ठीक है। मिट्टी को क्या करना होता है, लेवलर करना होता है, ठीक है। तो ये टिलिंग और प्लोइंग के लिए कुछ इम्प्लीमेंट की भी ज़रूरत होगी, कुछ हथियार की भी ज़रूरत होगी जिसकी सहायता से हम ये मिट्टी को क्या कर पाएंगे, लूज़ कर पाएंगे। तो क्या क्या चीज़ें चाहिए हो सकती हैं, जैसे कि हमारा प्लो चाहिए हो सकता है, या कल्टीवेटर या हो, ठीक है। इनमें से किसी की मदद से हम ये प्रोसेस कर सकते हैं। प्लो क्या होता है, ये हमारा वुडन का मेनली बना होता है, सिवाय इसके जो नीचे वाला पार्ट होता है जिससे मिट्टी को खोदते हैं वो हमारा किसी धातु का बना होगा और पूरा का पूरा पार्ट हमारा किसका बना होता है, वुडन का बना होता है, ठीक है। ये इसकी स्ट्रक्चरल एनाटॉमी है, आपको बस पिक्चर देख के आप लोग समझ जाएंगे। और इसका जो ये शाफ्ट वाला एरिया होता है ये किसी एनिमल के ऊपर या किसी ह्यूमन बीइंग के कंधे पर लटका हुआ होता है, उसी से हम जुताई करते हैं। तो प्लो का यूज़ जो है बहुत ही पुराने समय से यूज करते हुए आ रहे हैं। वो गाना भी देखा होगा, मेरे देश की धरती सोना उगले, ठीक है। उसमें भी देखा होगा कैसे वो प्लो को लेके खेत की जुताई करते थे, ठीक है। और इसकी मदद से हम क्या करेंगे, टिलिंग करेंगे सॉइल की, ठीक है। क्या करेंगे, टिलिंग करेंगे सॉइल की, ओके। और ये हमारा क्या करेगा, अगर टिलिंग हो जाएगी सॉइल की तो क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजर ऐड कर पाएंगे अच्छी तरीके से क्रॉप्स में, ठीक है। जब भुरभुरी मिट्टी होगी उसी में तो हम फर्टिलाइजर ऐड करेंगे ना। और ये प्लो की मदद से क्या होता है, जो अनवांटेड प्लांट आ जाते हैं ना फसल के साथ साथ, वो भी हम इसकी प्लो की मदद से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। और ये प्लो किसकी मदद से चलाया जाता है, एनिमल्स की मदद से चलाया जाता है, ठीक है। तो दूसरा हमारा बात कर लेते हैं हो के बारे में। हो क्या होता है,
ये भी हमारा मतलब ये भी मटेरियल होता है, इम्प्लीमेंट होता है, जिसकी सहायता से हम लूजनिंग कर सकते हैं सॉइल की। इसका जो नीचे वाला पार्ट होता है, बेंट प्लेट जो होता है, वो आयरन का बना होता है। इसी की मदद से हम क्या करते हैं, टिलिंग करते हैं। ओके, ये भी हमारा एनिमल से क्या किया जाएगा, पुल किया जाएगा और हेल्पफुल होगा लूजनिंग ऑफ सॉइल के लिए। ये भी हमारा क्या करेगा, रिमूव कर देगा जो वीड्स होते हैं, यानी कि जो अनवांटेड प्लांट होते हैं उनको ये रिमूव कर देगा, क्योंकि ऊपरी ऊपरी लेयर पे ही लगे होंगे ना वो, तो उनको रिमूव कर देगा। तो ये तो हो गया हमारी प्लो और हो के बारे में बात। एक हमारा जो आजकल मशीन यूज की जा रही है, कल्टीवेटर, वो क्या होता है, ये हमारा ट्रैक्टर होता है, जो ट्रैक्टर के द्वारा जो हम टिलिंग करते हैं वो होते हैं, जो मेनली आजकल यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें खर्चा कम मतलब खर्चा तो ज़्यादा होता है बट मेहनत कम होती है और टाइम कम लगता है। ओके, तो ये होगी हमारी फर्स्ट स्टेप की बारे में बात। सेकंड स्टेप हमारा होता है सोइंग। सोइंग मतलब होता है कि मतलब कोई भी बीज को बोना। ठीक है, तो जो बीज हमें चाहिए होगा वो हमें चाहिए होगा गुड क्वालिटी का सीड। ठीक है, और गुड क्वालिटी का सीड हमें कैसे पता चलेगा, गुड क्वालिटी का सीड यानी जिसमें हाई यील्ड हो, यानी वो प्रोडक्शन अच्छा करे। ठीक है, अच्छी मात्रा वाली जो अनाज है वो दे, और जिसकी क्वालिटी क्या हो, हेल्दी सीड हो। ठीक है, अब हमें पता कैसे चलेगा कि कोई सीड हेल्दी है या कोई सीड जो है बेकार है। तो क्या करेंगे, एक पानी लीजिए, पानी के अंदर किसी कंटेनर में पानी लीजिए, उसके अंदर सीड डालिए। अगर वो सीड जो है नीचे तक बैठ जा रहा है तो हेल्दी सीड है। अगर वो ऊपर की साइड फ्लोट कर रहा है यानी वो अंदर से हेलो है, और इसकी यानी कि उसकी जो वो जो है वो बेकार किस्म का है। ठीक है, वो जो सीड है हमारा वो बेकार किस्म का है। ऐसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं गुड क्वालिटी सीड में और बैड क्वालिटी सीड में। ठीक है, तो सोइंग के लिए हम मेनली जो है गुड क्वालिटी की सीड ही चाहिए होगा हम लोगों को। ठीक है, हम बेकार किस्म की सीड क्यों बोएंगे। तो इसके लिए हमें क्या क्या ट्रेडिशनल टूल जो यूज किए जा सकते हैं इसको बोने के लिए। ठीक है, तो क्या क्या यूज किए जाते हैं, जैसे कि एक हमारा यूज किया जाता है शेप लाइक फनल। ठीक है, ये हमारे यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है, 2 और 3 पाइप्स होती हैं शार्प एंड में। इसमें क्या डाला जाता है, सीड डाला जाता है और उसी को फिर बो दिया जाता है। ठीक है, किसी क्रॉप फील्ड में। और दूसरा हमारा मेथड जो यूज कर सकते हैं, टूल यूज कर सकते हैं, वो होता है सीड ड्रिल। ये क्या होता है, इसकी मदद से, ये बेस्ट टेक्निक भी सोइंग करने के लिए, इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, जो प्रॉपर डिस्टेंस में, ठीक है, प्रॉपर डिस्टेंस में और प्रॉपर डेप्थ में सीड को बो सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर डिस्टेंस में और प्रॉपर डेप्थ में सीड ड्रिल के बारे में एक खास बात है जो आपको ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, तो अगर हमें सफिशिएंट डिस्टेंस पे अगर बोएंगे तो उससे क्या होगा, उससे जो हमारे जो सीड होंगे उनको जो है अच्छी तरीके से न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, अच्छी तरीके से सनलाइट मिलेगी, अच्छे सॉइल मिलेगा। ठीक है, अगर हम उन्हें कंजेस्टेड एरिया में लगा देंगे तो उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। सारे सीड जो है अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए लड़ेंगे। ठीक है, लड़ेंगे मतलब कि उनको कमी हो जाएगी। अगर हमने प्रॉपर डिस्टेंस में लगाएंगे तो उनके मतलब उनकी हार्वेस्टिंग के लिए अच्छा होगा, उनके उगने के लिए अच्छा होगा। ठीक है, अब थर्ड स्टेप क्या होता है, थर्ड स्टेप हमारे इसमें आता है कि मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। मैन्योर क्या होता है, मैन्योर और फर्टिलाइज़र ये हमारी खादी होती हैं। ठीक है, जो हमारी क्या करती हैं, जो हमारी क्रॉप में यानी कि जो हमारे बीज में क्या लेके आती है, न्यूट्रिएंट्स को लेके आती हैं। ठीक है, तो ये एक फॉर्म का, एक टाइप का हमारा क्या हो जाएगा, न्यूट्रिएंट्स हो जाएगा। ठीक है, तो द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर और फर्टिलाइजर। ठीक है, अब मैन्योर और फर्टिलाइजर में दोनों में हमारा डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं। तो मैन्योर और फर्टिलाइजर में डिफरेंस ये है कि जो सबसे पहले बात, जो मैन्योर होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा डिकम्पोज ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। ठीक है, डिकम्पोज ऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी जैसे कि हमारा जैसे कि काव डंग हो गया। ठीक है, या ड्राई या डेड लीव्स हो गई। ठीक है, ये सब हमारी क्या करती हैं, डिकम्पोज होके हमारे क्या बनाती है, खाद बनाती हैं। ठीक है, ह्यूमस बनाती हैं। तो ये हमारी ऑर्गेनिक मटेरियल हो गए। ठीक है, जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स ऑर्गेनिक से आए हैं वो क्या हो जाएंगे, हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो जाएंगे। तो मैन्योर हमारा हो जाएगा डिकम्पोज ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, और जो फर्टिलाइजर होता है वो हमारा इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है। ठीक है, पहला डिफरेंस ये हो गया। जो मैन्योर होता है इसे हम फील्ड में ही बना सकते हैं। ठीक है, किसी जगह पे फील्ड में ही बन जाएगा। अगर किसी फील्ड में ड्राई लीव्स से गिर गई या सूखे पत्ते गिर गए या कोई एनिमल मर गया या कुछ काव का डंग है तो वो सब हमारे क्या बना देंगे, मैन्योर बना देंगे। जबकि जो फर्टिलाइजर होता है इसे कहाँ बनाया जाता है, फैक्ट्रीज के अंदर बनाया जाता है। ठीक है, मैन्योर के बारे में तीसरी बात ये हो जाएगी, मैंने भी बताया था कि जो ऑर्गेनिक ये मैन्योर होंगे वो क्या प्रोवाइड करेंगे, हमें ह्यूमस प्रोवाइड करेंगे, खाद प्रोवाइड करेंगे सॉइल में। ठीक है, तो इट प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल। और जो फर्टिलाइजर होंगे इट डज नॉट प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल। ओके,
मैन्योर के बारे में खास बात यह है कि इसके अंदर मतलब ह्यूमस तो प्रोवाइड करेगा बट इतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे, यानी कि लेस रिच इन न्यूट्रिएंट्स होगा। ठीक है, लेस रिच इन न्यूट्रिएंट्स, जैसे न्यूट्रिएंट्स हमारे क्या होते हैं, मैंने बता दिया, मैं बता देती हूँ आप लोगों को। न्यूट्रिएंट्स मतलब होता है जो हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है, जैसे हमारी ग्रोथ के लिए हमें कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वैसे ही प्लांट की ग्रोथ के लिए भी कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। तो मैन्योर में उतनी ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। जबकि जो फर्टिलाइज़र होते हैं इनको फैक्ट्रीज़ में खास बनाया जाता है और उनके अंदर जो होती है प्लांट के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और प्लांट के न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हो गए, जैसे कि NPK। ठीक है, ये हमारे प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्लांट न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, P, और पोटेशियम को इससे डिनोट करते हैं K से। ठीक है, मैन्योर का बट एडवांटेज क्या है, मैन्योर का एडवांटेज ये है कि इसकी वजह से क्या हो जाएगा, सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी वो बहुत अच्छी हो जाएगी। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होगी तो जो सॉइल, जो फसल होगी वो सॉइल को अच्छे से, सॉइल से अच्छे से वाटर को ले पाएगी। ठीक है, और मैन्योर की वजह से क्या होगा, जो सॉइल होगी वो पोरस इन नेचर हो जाएगी। पोरस इन नेचर यानी उसमें बहुत ज़्यादा छेद हो जाएंगे, तो वो अच्छे से उसमें ऑक्सीजन रिच हो जाएगा। ठीक है, वो थर्ड हमारा इसमें पॉइंट हो जाएगा, इट इंक्रीज फ्रेंडली माइक्रोब्स नंबर। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो माइक्रोब्स हमारी फसल की ग्रोथ के लिए अच्छे होंगे उनके नंबर में भी ये क्या करेगा, वृद्धि करेगा। फोर्थ पॉइंट ये हो जाएगा, मैन्योर क्या कर देता है, ये हमारे सॉइल के टेक्सचर को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर देता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में आप लोग डिफरेंस अच्छे से देख लीजिएगा। अगर आप 8th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपके इसमें ये क्वेश्चन आ सकता है, फर्टिलाइज़र और मैन्योर के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अब हमारा जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस था उसमें हमारा फोर्थ स्टेप आता है इरिगेशन। इरिगेशन मतलब होता है पानी का छिड़काव। अब हम लोग अगर बीज बो रहे हैं तो बीज के ग्रोथ के लिए, जर्मिनेशन के लिए, सीड के जर्मिनेशन के लिए हमें क्या चाहिए होगा, पानी चाहिए होगा। बिना पानी के कोई सीड उगता है, नहीं उगता है ना। तो हमें बीच बीच में टाइम पे हमें उस पर पानी का छिड़काव करना होगा, इसी को हम इरिगेशन करते हैं। तो यहाँ पे की पॉइंट क्या है, की वर्ड्स क्या हैं जो आपको ध्यान देना है, सप्लाई ऑफ वाटर एट डिफरेंट इंटरवल्स। ठीक है, तो यही हमें ध्यान देना है, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। ठीक है, यही हमारा हो जाएगा। और सेकंड पॉइंट ये है कि जो पानी हम देंगे, ठीक है, उसकी पानी कितना देना है और किस किस समय देना है वो हमारा डिपेंड करता है क्रॉप टू क्रॉप, यानी कौन सी फसल है, सॉइल टू सॉइल कैसी सॉइल है और कौन सा सीजन है। ठीक है, जैसे कि अगर हमारा जाड़े का सीजन है तो हमें पानी कम चाहिए होगा, गर्मी का सीजन है तो पानी ज़्यादा चाहिए होगा। अब इरीगेशन के लिए हम सोर्सेज क्या यूज कर सकते हैं, कहाँ से पानी ला सकते हैं, तो हम वेल से ला सकते हैं, ट्यूबवेल से ला सकते हैं, पॉन्ड से ला सकते हैं, लेक से ला सकते हैं, रिवर से ला सकते हैं, डैम से ला सकते हैं और कैनाल से ला सकते हैं। इरिगेशन करने के लिए कुछ मेथड ट्रेडिशनली जो फेमस हैं इरिगेशन करने के लिए वो हैं हमारे, एक हम यूज करते हैं मोट। मोट क्या होता है, ये पुली सिस्टम होता है, ये यहाँ पे डायग्राम में दिखा रखा है। चेन पंप का भी यूज कर सकते हैं, ये भी डायग्राम में दिखा सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं। इसकी मदद से हम क्या करते हैं, पानी का छिड़काव करते हैं फसल के लिए। तीसरा है हमारा ढेकली, ढेकली का भी यूज कर सकते हैं, ये भी मैंने इमेज में दिखा रखा है, आप देख सकते हैं। फोर्थ है राहत, जो लेवर सिस्टम है, इसकी मदद से भी हम पानी का छिड़काव कर सकते हैं। अब ये सब तो हमारे ट्रेडिशनल मेथड है। मॉडर्न मेथड क्या है, ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता था कि हम मतलब हैंड वर्क ज़्यादा होता था। ठीक है, मैनुअल वर्क ज़्यादा होता था, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी। बट जो मॉडर्न मेथड है उसमें क्या है, हमने मशीन लगा दी और पानी का छिड़काव हो रहा है, हमारी मेहनत भी बच रही है और टाइम भी कम लग रहा है। तो मॉडर्न मेथड क्या है वो देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा स्प्रिंकलर मेथड। स्प्रिंकलर मेथड का मतलब है कि हम क्या करेंगे, जो इसमें क्या होगा, जो वाटर होगा वो हमारा रेन की तरह, ठीक है, रेन लाइक वाटर की तरह क्रॉप में क्रॉप को इसको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ यूज होता है, जहाँ पे जैसे सफिशिएंट वाटर अवेलेबल नहीं है, किसी जगह पे सफिशिएंट वाटर नहीं है, या फिर यहाँ वहाँ पे क्या हो रहा है, बारिश नहीं हो रही है और आसपास कोई मतलब कुएँ पॉन्ड ऑन्ड नहीं है, तो वहाँ पे ये यूज किया जा सकता है। इसमें क्या किया जाता है, स्प्रिंकल वाटर किया जाता है लाइक रेन, और ये हमारे यूज़फुल होता है सैंडी सॉइल के लिए। ठीक है, जहाँ पे सैंडी सॉइल है वहाँ पे ज़्यादातर यूज किया जाता है। इसमें मेनली होता क्या है, डायग्राम में देख लीजिए, इसमें एक पाइप होती है और इसके टॉप में क्या होता है, रोटेटिंग नोजल्स लगे होते हैं। ठीक है, थोड़ी ऊंचाई पे लगे होते हैं, फसल से थोड़ी डिस्टेंस पे लगे होंगे, और वो रोटेटिंग नोजल्स क्या होंगे, वहीं से पानी का छिड़काव होगा एट रेगुलर इंटरवल्स। ठीक है, समय समय पे, ऐसा नहीं हर समय, ठीक है, रेगुलर इंटरवल्स पे होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, स्प्रिंकल वाटर हो जाएगा क्रॉप के ऊपर। ठीक है, सेकेंड मेथड है हमारा ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम भी सेम हमारे स्प्रिंकलर सिस्टम की तरह ही है, बस इसमें क्या होगा, जो ड्रिप सिस्टम होगा वो डायरेक्टली हमारा जस्ट रूट के ऊपर ही हमारा क्या करेगा, इसका सिक्रीशन होगा।
ठीक है, कैसे होगा कि ये देख लीजिए, डेफिनेशन देख लीजिए, द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट द पोजीशन ऑफ द क्रॉप्स, सो इट इज कॉल्ड अ ड्रिप सिस्टम। ठीक है, तो जो पानी होगा वो कहाँ जाएगा, जस्ट उसकी जहाँ पे रूट वाली पोजीशन है, ठीक है, जस्ट उसके ऊपर ही जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ड्रिप सिस्टम हो जाएगा। जो स्प्रिंकलर सिस्टम था उसमें थोड़ी ऊंचाई पे था, और जो ड्रिप सिस्टम है जस्ट जहाँ पे फसल है वहीं पे हमारा पानी का छिड़काव हो रहा है। तो इससे क्या होगा, ड्रिप सिस्टम से हमारी और ज़्यादा पानी की बचत होगी। ठीक है, क्योंकि हमारी रूट्स को ही मेन पानी चाहिए होता है। ठीक है, रूट से ही हमारी फसल जो होती है या प्लांट जो होता है वो पानी को लेता है। फिफ्थ हमारा स्टेप हो जाएगा इसके लिए, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब हमने सीड बो भी दी और हमने पानी के छिड़काव भी कर दिया। अब क्या होगा, थोड़े समय बाद क्या होगा, शैतान आ जाएंगे। शैतान मतलब कि जो अनवांटेड प्लांट है, जो हमें नहीं चाहिए थे, जैसे हमने मान लिया गेहूं की खेती की रही है, उसमें हमारी क्या आ गए, दूसरे घास फूस भी लग गई हैं उस खेती में। तो क्या होगा, वो जो घास फूस होंगे वो हमारी खाद भी ले रहे हैं, पानी भी ले रहे हैं, सनलाइट भी ले रहे हैं और लैंड भी ले रहे हैं। तो हमें वो नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि हमारे जो गेहूं के पौधे हैं उनको ही सनलाइट मिले, उन्हें ही सब कुछ मिले। तो उनको जो अनवांटेड प्लांट है, जैसे ग्रास हो गई, इनको हटाना जरूरी है। उन्हीं को हम वीड्स बोलते हैं। तो व्हाट इज वीड्स, जो खरपतवार होते हैं वो क्या होते हैं, अनडिजायरेबल प्लांट्स ग्रोन्स नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप्स और कॉल्ड वीड्स। जो अनडिजायरेबल प्लांट हैं जो अपने आप ही उग जा रहे हैं, ठीक है, उन्हीं को हम वीड्स बोलते हैं। वीडिंग क्या होती है, वीडिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, जो वीड्स होते हैं उनको हम हटाते हैं। ठीक है, यहाँ पे वाटर नहीं होगा, यहाँ पे हमारा होगा वीड्स। ठीक है, वीड्स को हटाते हैं, वही हमारा वीडिंग हो जाएगा। अब वीडिंग को हटाने के लिए मेथड क्या है, फर्स्ट है टिलिंग। टिलिंग क्या होता था, जो जोतते थे, मैंने बताया था ना, उसमें हो की मदद से, प्लो की मदद से भी हम वीड को हटा दे देते। ठीक है, यहाँ पे हमारा आपका 1 मार्क्स क्वेश्चन बन सकता है। टिलिंग की वजह से क्या होगा, हमारा रिमूवल ऑफ वीड्स होगा। ठीक है, दूसरा हम मैनुअल भी हटा सकते हैं, यानी हाथ से भी हटा सकते हैं, खुरपी की सहायता से। ये देखिए खुरपी है, खुरपी की सहायता से भी हम वीड्स को हटा सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने कई बार खेत में देखा भी होगा, लोग लगे हुए होते हैं ऊपर की साइड जो है, खेत के ऊपर लगे हुए होते हैं इसको, वीड्स को हटाने के लिए। थर्ड है हमारा इंपॉर्टेंट, वीडिसाइड का यूज़ करके। ठीक है, वीडिसाइड क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल हो गया 2,4-D। ठीक है, इनका छिड़काव कर के भी क्या होगा, जो वीड्स होंगे वो हमारे हट जाएंगे, मर जाएंगे। ठीक है, या उनका ग्रोथ नहीं होगी। 6 स्टेप हमारा आ जाएगा। अब हमारा सीड जो है अच्छी तरीके से ग्रो हो गया, फसल हमारी तैयार हो गई, तो हमें क्या चाहिए, हमें उनकी कटाई करनी है। तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे हार्वेस्टिंग। ठीक है, हमारी मेहनत सफल हो गई, अब हमारी फसल आ गया है, उनको हमें काटना है, तो उसको हार्वेस्टिंग कहेंगे। तो कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। ठीक है, क्रॉप को कट करना, जब वो मैच्योर हो जाए उसे ही हम हार्वेस्टिंग कहेंगे। हाथ से भी किया जा सकता है इसे, सिकल की सहायता से। सिकल क्या होता है, हमारी हम लोग हंसियाँ बोलते हैं, आप लोग पता नहीं क्या बोलते होंगे अपनी लोकल लैंग्वेज में। यहाँ पे इमेज दिखा रखी है, सिकल की सहायता से भी क्या किया जाता है, फसल को काटा जाता है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि हम अपने हैंड से काम कर रहे होते हैं। सेकेंड हमारा जो है मेथड जो यूज़ होता है वो हार्वेस्टर मशीन होती है, मशीन की सहायता से यूज किया जाता है, कम टाइम में और ज़्यादा फसल को काटा जा सकता है। अब जब हमने हार्वेस्टिंग कर ली है तो सीड में क्या होगा, सब जो सीड की फसल होगी उसके ऊपर क्या लगा होगा, भूसा लगा होगा, और जो भी हमें नहीं चाहिए होगा पार्ट वो भी लगा हुआ होगा, तो उन सबको हटाना है। तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होती है, जो सेपरेशन करना ग्रेन सीड का फ्रॉम शाफ इज कॉल्ड थ्रेशिंग। ठीक है, जैसे कि गेहूं के ऊपर क्या लगा होता है, भूसा लगा होता है, उसको हटाना जरूरी होता है। ठीक है, तो उसे ही थ्रेशिंग बोलते हैं। जैसे एक प्रोसेस होती है विनोइंग की सहायता से भी हम थ्रेशिंग को कर सकते हैं। विनोइंग क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने क्लास 6 में पढ़ रखा है। नाउ हमारी फसल जो है कट के तैयार भी हो गई है। अब हमें क्या करना है, उसको स्टोर करके रखना है थोड़े समय तक, जब तक हमें उसका यूज़ ना हो। ठीक है, अगर हम फसल को स्टोर करके नहीं रखेंगे तो क्या होगा, इतनी सारी मात्रा में जो हमने फसल उगाई थी वो क्या हो जाएगी, थोड़े टाइम बाद बर्बाद हो जाएगी, अगर उसे प्रॉपर तरीके से स्टोर नहीं किया होगा। ठीक है, तो उसको स्टोर करने से पहले उसको हमें ड्राई कर लेना ज़रूरी होता है। ठीक है, ड्राई कर लेना ज़रूरी क्यों होता है, ताकि उसके अंदर जो भी मॉइस्चर है वो सब हट जाए। अगर उसके अंदर मॉइस्चर होगा तो क्या होगा, उनके ऊपर इंसेक्ट, पेस्टिसाइड, बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब हमारा अटैक कर सकता है, क्योंकि उनको ग्रो करने के लिए मॉइस्चर की ज़रूरत होती है। तो अगर हम मॉइस्चर ही हटा देंगे तो ये सब नहीं होगा। ठीक है, तो मॉइस्चर हटाने के लिए क्या यूज करेंगे, मॉइस्चर हटाने के लिए हम लोग उनको अच्छी तरीके से सुखा लेंगे। तो प्रायर टू स्टोरेज ड्राइड प्रॉपरली टू प्रिवेंट अटैक ऑफ इंसेक्ट, पेस्ट, फंजाई एंड बैक्टीरिया। ठीक है, और जो स्टोरेज हमारा फूड होगा, ठीक है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम ड्राइड नीम, जो सूखी हुई नीम की पत्तियां होती हैं उनको भी डाल सकते हैं, उन जो फूड ग्रेन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। हम लोग जो है कपूर की गोलियां भी डालते हैं, लौंग भी डालते हैं कई लोग। ठीक है, तो ये सब हम प्रोटेक्ट करने के लिए डाल सकते हैं।
और जो फार्मर्स होते हैं, ये जो स्टोर ग्रेन्स होते हैं, यानी जो स्टोर किए हुए जो अनाज होते हैं, उनको किस में रखते हैं? ऐसे ही सब खुला नहीं रखेंगे, क्या करेंगे, उनको जूट के बैग में या मेटेलिक बिन्स में रखते हैं, ठीक है, ताकि जो कोई भी रैट है या इंसेक्ट है उनसे उनको बचा के रख सकें। अगर लार्ज स्केल का हमारा ग्रेन्स है तो वो भी हमारा किस में रखा जाता है? सिलॉन्स में और ग्रैनरीज में रखा जाता है। ये देख सकते हैं इमेज में। इट नीड्स केमिकल ट्रीटमेंट, इसमें थोड़ा बहुत केमिकल ट्रीटमेंट भी यूज किया जाता है इसको स्टोरेज करने के लिए, ठीक है। लास्ट हमारे इसमें एनिमल हस्बेंड्री के बारे में दे रखा है। एनिमल हस्बेंड्री होता है कि जो एनिमल्स हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? फार्मिंग के लिए यूज करते हैं या घर पे रखते हैं, ठीक है। यानी जो हमारी पालतू गाय और जानवर होते हैं उनको रखने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? उनकी हम लोगों को प्रॉपर फूड देना चाहिए, उनको प्रॉपर शेल्टर आवास देना चाहिए, उनकी प्रॉपर केयर करनी चाहिए। इसी प्रोसेस को हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग दे रखा है, ये आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो मैच द फॉलोइंग दे रखा है, इसको देख लेते हैं। जैसे इसमें दे रखा है कि खरीफ की क्रॉप्स है, यहाँ पे रबी की क्रॉप्स है, केमिकल फर्टिलाइज़र है और ऑर्गेनिक मैन्योर है। तो इसको मैच करना है ऑप्शन बी से, ठीक है। तो खरीफ की क्रॉप्स कौन सी हो जाएगी? मैंने एग्जांपल बताते वक्त जोर भी दिया था कि एग्जांपल याद रखने। खरीफ की फसल कहाँ उगाई जाती है? अच्छा, खरीफ की अगर याद नहीं है तो रबी की याद होगा। रबी को क्या पसंद था? जाड़ा पसंद था। और जाड़ा में क्या होता है हमारा? मैंने बताया था मटर होता है, वीट होता है, ग्रेन होता है। तो इसका हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर ये डी सही है इसका, तो खरीफ का क्या हो जाएगा हमारा? पैडी एंड मेज। खरीफ की क्रॉप कब उगाई जाती थी? बारिश के सीजन में। ओके, केमिकल फर्टिलाइज़र क्या थे? जो केमिकल फर्टिलाइज़र थे, मैंने बताया था केमिकल फर्टिलाइज़र ऐसे फर्टिलाइज़र हैं जो हमारे केमिकली बनाए जाएंगे, ठीक है, यानी कि लैब में बनाए जाएंगे या फैक्ट्रीज में बनाए जाएंगे। तो ये हमारे कौन से जाएंगे? ऑप्शन हमारा फूड फॉर कैटल, ये तो नहीं होगा। यूरिया एंड सल्फर फॉस्फेट है और एनिमल एक्सक्रीटा और काउ डंग है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा? केमिकली हमारा समझ में आ रहा है कि यूरिया और सल्फर फॉस्फेट, सुपर फॉस्फेट हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, सुपर फॉस्फेट। ऑर्गेनिक मैन्योर क्या होगा? इसको जब मैंने बताया था कि आपका क्या होगा? डिकम्पोजर होगा, ऑर्गेनिक डिकम्पोजर होगा, जो हमारा काउ डंग से मिलेगा, यूरिन से मिलेगा और एनिमल एक्सक्रीटा से मिलेगा। सेकेंड क्वेश्चन जो दे रखा है वो ये बोल रखा है कि आपके पास शुगर केन की क्रॉप प्रोडक्शन है, ठीक है, और आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सीक्वेंस दे रखे 1 2 3 4 के फॉर्म में। आपको क्या करना है? इनको अरेंज करना है, ठीक है, कि कौन कौन सी स्टेप फर्स्ट आएंगे, फिर सेकंड आएगा, फिर थर्ड आएगा, ठीक है। यहाँ पे स्टेप दे रखे हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले हमें क्या करना होगा? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ही हो जाएगा। इसके लिए क्या करना होगा? प्लोइंग द फील्ड, ठीक है, फील्ड को क्या करना होगा? जोतना होगा। प्लोइंग हो, ये समझ में पड़े थे ना। उसके बाद क्या करना होगा? सीड को हमें बोना होगा। तो थर्ड स्टेप हमारा सोइंग हो जाएगा। फोर्थ स्टेप क्या होगा? जब हम सीड को बो भी देंगे तो हमें क्या चाहिए होगा? हमें उसमें खाद डालनी होगी। तो फोर्थ स्टेप हमारा मैन्योरिंग हो जाएगा। खाद डाल देंगे, उसके बाद हमें पानी का छिड़काव करना होगा। तो फिफ्थ स्टेप हमारा हो जाएगा इरिगेशन। प्लांट को जब हम हार्वेस्ट कर देंगे, फसल को हार्वेस्ट कर देंगे, उसके बाद क्या इरिगेट कर देंगे, उसके बाद हमें क्या करनी होगी? उसकी हार्वेस्टिंग करनी होगी। तो सिक्स स्टेप हमारा हार्वेस्टिंग हो जाएगा। और सेवन्थ स्टेप क्या होगा? सेंडिंग क्रॉप टू द शुगर फैक्ट्री, या फिर अगर यहाँ पे ऑप्शन दिया होता कि उनको सेव करना है, स्टोर करना है, तो वो भी हो जाता। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 2 के बारे में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए चैनल को और शेयर भी कीजिए।